हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। और आज का जो हमारा वीडियो है वो एविडेंस एक्ट पर है। एविडेंस एक्ट की जो चैप्टर 10 है उसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बात की गई है कि जो गवाह हैं हमारा उनका परीक्षण कैसे होगा, ये चैप्टर 10 में बताया गया है। तो इसका जो सेक्शन 137 है और 138 है उस पर आज हम उसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर जो 10 है एविडेंस एक्ट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने देखा है कि बुक्स में इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती, जबकि ये सबसे एविडेंस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके एविडेंस एक्ट के अलावा कोर्ट मैनेजमेंट में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जैसे जो एडवोकेट हैं और उनके क्लाइंट हैं तो उनका जब कोर्ट में केस आता है, नेचुरल है, गवाह आते हैं और जो अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो वहाँ कार्य करते हैं, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई बात जरूर होती है। कई बार गवाह को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसका जवाब नहीं देना चाहता, या अलग अलग प्रकार के गवाह होते हैं। अलग अलग प्रकार के गवाह कैसे? जैसे कोई गवाह बिल्कुल अनपढ़ आता है और उसको जब सवाल पूछा जाता है वो उसको समझ ही नहीं आता, तो जो डिफेंस के लॉयर हैं वो उससे बार बार सवाल करते हैं और वो कोई जवाब नहीं देता, तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होकर उसको डांटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्शन करता है कोर्ट के सामने कि मिलॉर्ड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गवाह को डांट क्यों रहे हैं। और डिफेंस लॉयर इसलिए इरिटेट हो जाते हैं कि उनका जवाब नहीं आता। कई गवाह बहुत ही कनिंग टाइप के होते हैं, वो जानबूझकर जवाब नहीं देना चाहते और वो हर बात में टाइम लेते हैं सोचने में कि इस बात का क्या जवाब दूं, क्योंकि कोर्ट को भी लगता है कई बार कि जैसे कोई गवाह कुछ किसी चीज को छुपाने की कोशिश करता है, या कई बार गवाह को सवाल समझ में नहीं आता, ये भी कारण हो सकता है, तो वो कई देर में जवाब देता है। और कई जो गवाह होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको लगता है ऐसा सवाल हमें क्यों पूछ लिया। जैसे कई बार ऐसा मैंने देखा है, जैसे 304B के जो केस आते हैं, 304B के जो डाउरी डेथ वाले केस आते हैं, तो उसमें लड़की की डेथ हो जाती है ना दोस्तों। उसमें लड़की की डेथ हो जाती है और पेरेंट्स बड़े इमोशनल रहते हैं, भावुक होते हैं, वो कोर्ट के समक्ष आते हैं और जब उनकी लड़की के बारे में कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारी लड़की तो ऐसी थी, वो इसलिए मर गई कि इसका कैरेक्टर खराब था, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो रोने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में भी गवाहों को संभालना कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी, या मैं कहूँ कि ऐसे गवाह कोर्ट के सामने आते हैं कि जो डिफेंस लॉयर पर हावी हो जाते हैं और उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, एडवोकेट को भी उनको संभालना मुश्किल होता है, कोर्ट को भी संभालना मुश्किल होता है। कई बार जो डिफेंस के लॉयर हैं उनका विटनेसेस के प्रति बर्ताव जो है वो जो मानक होते हैं, जो मानदंड हैं गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन के, उसके अनुरूप नहीं होते हैं। तो कई सारी परिस्थितियां जो हैं कोर्ट के सामने आती हैं। इसलिए ये जो चैप्टर 10 है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की बात करते रहेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सवाल इसमें आप पूछना चाहते हैं। उन सवालों को भी मैं इसमें अगले वीडियो में शामिल करूंगी। तो चलिए हम इस सेक्शन, हालांकि पढ़ने में देखिए ये जो सेक्शन 137 और 138 है, पढ़ने में ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल इसका होता है कोर्ट के अंदर, इसलिए मैंने ये देखिए ये कोर्ट की मैंने एक तरह से बिल्डिंग लगाई है ताकि आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल जो है हम देख पाएं कि ये बड़ी कोर्ट की बिल्डिंग ऊपर से बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन अंदर जो होता है टिकलिस काम यू। तो ऐसे ये धाराएं जो है ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं, बहुत छोटी सी, जल्दी से याद हो जाती हैं, लेकिन ये ही धाराएं पूरे जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको मैनेज करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इस सेक्शन पर
137 एग्जामिनेशन इन चीफ। सेक्शन ये कहता है द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी हम एग्जामिनेशन इन चीफ किसको कहेंगे? सेक्शन 137 कहता है द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी, यानी जो पार्टी उनको बुला रही है वो जब उनका एग्जामिनेशन करती है उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। दूसरा पॉइंट है क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन किसको कहेंगे? द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। जब एक बार जब एग्जामिनेशन चीफ में वो जो पार्टी है जिसने उसको बुलाया है वो उसका सवाल पूछ लेती है, इसके बाद एडवर्स पार्टी जो है, अपोजिट जो पार्टी है, वो पार्टी उससे सवाल करती है, तो एडवर्स पार्टी के द्वारा जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? ये तो बहुत इजी है, आप लोग बहुत अच्छे से इतने सालों से पढ़ रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब तीसरा पॉइंट है इसका री एग्जामिनेशन का। ठीक है, ये री एग्जामिनेशन, इसका ये तीसरा पॉइंट है। इसको री एग्जामिनेशन हम किसको कहेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। यानी री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षण हम किसको कहेंगे? वो पार्टी जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में उसका परीक्षण करती है और जिसने उसको बुलाया था। सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, सब्सिक्वेंट शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा है सब्सिक्वेंट? क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में होता है। अगर इसको नहीं लिखते तो फिर बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम, ये जो पार्टी है जिसने उसको बुलाया है वो तो चीफ एग्जामिनेशन भी कराती है। तो यहाँ सब्सिक्वेंट जो शब्द है वो इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है री एग्जामिनेशन को कि एग्जामिनेशन के सब्सिक्वेंट होता है, एग्जामिनेशन के बाद में होता है, वही पार्टी करती है जो उसको बुलाती है, और इसको हम री एग्जामिनेशन कहेंगे। इसमें जो सेक्शन 135 है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो इसके ऑर्डर के बारे में बताता है। जो सेक्शन 138 है इसके साथ ही इसको पढ़ेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग। गवाहों का जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करने का जो तरीका है वो उसका मैनर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में सेक्शन 138 के बारे में बात की गई है। इसमें थोड़ा सा उल्लेख जो है सेक्शन 135 में भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 135 है ये कहता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी जो उनका प्रस्तुतिकरण है गवाहों का, उसका क्या ऑर्डर रहेगा और उनके एग्जामिनेशन का क्या ऑर्डर रहेगा, ये 135 में बताया गया है। और ये धारा कहती है द ऑर्डर इन विच विटनेसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस। यानी किस तरीके से विटनेस कोर्ट में आएंगे, उनका क्या प्रस्तुतिकरण का तरीका रहेगा, ऑर्डर रहेगा, और उसके परीक्षण का क्या तरीका रहेगा, ये कानून के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस कैसी? फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, जो उस विशेष समय में प्रचलित है, जो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा दी हुई है, उसके द्वारा लॉ एंड प्रैक्टिस से ये मैनेज होगा। उसमें उसके अनुसार ये बताया जाएगा कि कौन सा गवाह हम किस तरह प्रस्तुत करेंगे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन, कोर्ट का जो अपना विचार है वो उसमें चलेगा, जो कोर्ट जुडिशियसली उस डिस्क्रिशन को, अपने मत को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 135 में तो ये बताया गया है कि किस गवाह को हम पहले पेश करेंगे और किस गवाह को बाद में पेश करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सिविल की बात करें। ठीक है, पहले हम सिविल की बात कर लेते हैं। तो सिविल में जैसे ये रूल है कि पहले आप प्लेंटिफ को पेश करोगे, प्लेंटिफ के बाद में विटनेस आएंगे। इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो आपको बना दूंगी। तो पहले प्लेंटिफ पेश होगा, उसके बाद उसका विटनेस पेश होगा, फिर डिफेंडेंट पेश होगा, उसके बाद उसका विटनेस पेश होगा। और अगर प्लेंटिफ को पहले पेश नहीं किया है, उस वादी ने, प्लेंटिफ ने अपने आप को पहले पेश नहीं किया, तो उसका विटनेस पेश नहीं किया जा सकता। ये जो डिफेंडेंट है, ये जो प्रतिवादी है, ये इस पर आपत्ति कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है।
तो इस तरह के इसमें नियम होते हैं। और अगर ये इसको पहले विटनेस को पहले पेश करना चाहता है, विटनेस को अगर वो पहले पेश करना चाहता है और प्लेंटिफ अपने आप को बाद में पेश करना चाहता है, तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट की परमिशन के बाद वो ऐसा कर सकता है। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा कोई नियम दिया हुआ नहीं है, जैसे विक्टिम होता है और आईओ होता है और दूसरे आई विटनेस होते हैं और दूसरे गवाह होते हैं। तो बस उसमें इतना सा दिया हुआ है कि पहले प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करेगा, इसके बाद डिफेंस अपने गवाह पेश करेगा। यही नियम दिए हुए हैं प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने किस गवाह को पहले पेश करेगा, क्या विक्टिम पहले पेश होगा या आईओ पहले पेश होगा या आई विटनेस पहले पेश होगा, इस बारे में कोई नियम दिए हुए नहीं है। तो इसमें क्योंकि ना तो इस बारे में लॉ है ना इस बारे में कोई वेल सेटल्ड प्रैक्टिस है, तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन चलता है। कोर्ट दोनों पक्षों की सहमति से, या जैसे प्रोसिक्यूशन है तो पीपी से डिस्कस कर सकती है कि भाई आप किस गवाह को पहले बुलाना चाहते हो, और अदरवाइज तो कोर्ट भी आदेश कर सकती है कि इस गवाह को पहले बुलाया जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इनकी प्रोसीडिंग चलती है। तो अब लेकिन ये जो सेक्शन 137 और 138 है वो किस चीज को डील कर रही हैं कि गवाह कोर्ट के अंदर आ गया है, गवाह कोर्ट के अंदर आ गया है, ये हमारा गवाह खड़ा है कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये गवाह खड़ा है। अब इसका जो परीक्षण है वो किस ऑर्डर में होगा, इसके आंखें भी बना देते हैं, ये इसके आंख भी है। ठीक है, क्योंकि इसको दिखाई दे रहा है गवाह को। तो ये जो गवाह है इसका परीक्षण, अब इसको मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि ये तो विक्टिम ही है। ठीक है, जो विक्टिम का क्या मतलब है, जिसके साथ जिसको चोट लगी है, जिसके साथ घटना हुई है, तो ये विक्टिम है। अब विक्टिम कोर्ट के अंदर आ गया, तो अब इसका परीक्षण कैसे होगा, भाई कौन पार्टी इससे पहले सवाल पूछेगी। तो इसके बारे में ये सेक्शन 137 जो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले उसको बुलाने वाली पार्टी उससे सवाल करेगी, इसको चीफ एग्जामिनेशन कहेंगे। फिर ये जो एडवर्स पार्टी है, विरोधी पार्टी जो है दूसरी पार्टी, वो इससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, और फिर वापस से वो पहले वाली पार्टी जो है उससे री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षण कर सकती है। तो ये इस गवाह का, इस एक गवाह का तरीका बताया गया है 137 में। अब 138 ये कहता है कि, और ये भी इसका ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। 137 ने तो परिभाषा बता दी, 138 ने ऑर्डर बता दिया कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, पहले उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, ये कह रहा है 138। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स क्रॉस एग्जाम, तो और इसके बाद एडवर्स पार्टी, दूसरी पार्टी अगर चाहती है कि उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, उससे जिरह की जाए, ठीक है, तो वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिमसेल्फ सो डिजायर्स री एग्जामिन, और फिर वो पार्टी जो उसको कॉल कर रही है, जो उसको बुला रही है, वो चाहे डिजायर्स, डिजायर्स से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो एग्जामिनेशन इन चीफ है इसमें डिजायर्स शब्द नहीं है, इसका मतलब एग्जामिनेशन चीफ तो होगा ही होगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी नहीं है। ये एडवर्स पार्टी की इच्छा पर डिपेंड है। अगर वो डिजायर नहीं करती, वो अगर कहती है कि ठीक है हमें नहीं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना, तो फिर वो नहीं करती है। जैसे अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, जैसे कई बार गवाह आते हैं, ठीक है, अब रेप केस में जैसे पोटेंसी का गवाह आया, मान लीजिए पोटेंसी टेस्ट जो होता है ना, मैंने यार एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पोटेंसी टेस्ट पर, तो पोटेंसी टेस्ट एक्यूज्ड का होता है। तो ये पोटेंसी टेस्ट के बारे में गवाह आया, तो इसमें जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो कहते हैं, वो नील कर देते हैं कि साहब हमको इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन नील कर देते हैं, नहीं करना। इसी तरह कई बार गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं, वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, वो अपना जो गवाह उन्होंने पहले बोला होता है, अपनी बात पहले बोली होती है, उससे वो होस्टाइल हो जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो ऐसे गवाह में भी जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन को नील कर देते हैं कि साहब इसमें भी हमको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना। तो उनको अपना इंटरेस्ट देखना है कि गवाह क्या कह रहा है, हमारे खिलाफ एडवर्स में उसने कुछ बोला है कि नहीं बोला है। अगर उनके खिलाफ एडवर्स में कुछ नहीं बोला है तो वो ये डिजायर्स को हटा देते हैं। डिजायर्स मतलब वो डिजायर नहीं करते कि हमको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी एडवर्स पार्टी यानी दूसरी अपोजिट पार्टी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा करे ही करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिमसेल्फ सो डिजायर्स री एग्जामिन, और ये री एग्जामिनेशन भी जरूरी नहीं है, इसमें भी डिजायर शब्द है। इसमें भी ज्यादातर जब बयान होते हैं तो आप ये देखना कि री एग्जामिनेशन नील लिखा होता है,
आप कोर्ट के जब स्टेटमेंट देखेंगे गवाहों के तो री एग्जामिनेशन में नील आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ भी डिजायर्ड शब्द है। ये जो री एग्जामिनेशन है ये मैंडेटरी नहीं है और ये पार्टी की इच्छा पर डिपेंड है, वो करना चाहे तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती। और इसमें री एग्जामिनेशन में तो एक पॉइंट और है, अगर वो करना भी चाहती है तो भी उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो देन आता है द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स टू क्वेश्चन पुट टू हिम। अभी आता है ये किस रूप में रिकॉर्ड, मान लो वो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, तो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया तो अब उसको किस रूप में लिखेंगे? तो क्या उसको कोई स्पीच देने की परमिशन दी जाएगी? तो इसके बारे में ये कहा गया है विटनेसेस आर सपोज्ड ओनली टू आंसर क्वेश्चंस, दे आर नॉट परमिटेड टू डिलीवर ए स्पीच। उनको स्पीच देने की कोर्ट में परमिशन नहीं होती है कि आते ही अपना स्पीच देना वो शुरू हो जाए कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया उसने वो किया, ऐसा नहीं कर सकते। उनसे जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वो उससे क्वेश्चंस पूछेगी और फिर उस गवाह को उसके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के वो क्वेश्चन पूछेगी, ये क्वेश्चन पूछा पार्टी को, ठीक है। ये जो विटनेस है ये खड़ा है और इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी तरफ से? जैसे मान लो कोई सिविल मुकदमा है, सिविल मुकदमे में एक प्लेंटिफ होता है यानी एक वादी होता है, वादी, और दूसरा होता है डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। तो अब मान लो ये वादी का गवाह है, ठीक है, ये वादी का गवाह है या वादी खुद है, तो वादी के जो एडवोकेट हैं, प्लेंटिफ के जो एडवोकेट हैं, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर ये डिफेंस, ये जो डिफेंडेंट है, ये जो अपोजिट पार्टी है, एडवर्स पार्टी है, इसके जो एडवोकेट हैं वो खुद भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको कानून का ज्ञान नहीं होता इसलिए वो अपने एडवोकेट करके रखते हैं। तो डिफेंस जो एडवोकेट है वो इससे सवाल करेगा। तो ये इसी रूप में लिखा दिया जाएगा। जनरली कोर्ट में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको नहीं लिखा जाता, केवल आंसर हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर कोर्ट जो है क्वेश्चन और फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन फिर उसका आंसर, ऐसे करके लिखा सकता है। क्रिमिनल में भी आप इसको सीआरपीसी में जब देखोगे तो इसका प्रोविजन दिया हुआ है कि क्वेश्चन आंसर्स को किस तरह, इसके ये जो स्टेटमेंट है इनको कैसे लिखा जाए, ये सीआरपीसी में भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए कि इसको स्पीच रूप में नहीं देने दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर ही पूछेंगे। हालांकि लिखते अलग से क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन के अंदर से आंसर आ जाता है, इसलिए आंसर लिखते रहते हैं। अब इसका ये एग्जामिनेशन किसको कहते हैं? तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो क्वेश्चनिंग ऑफ द विटनेसेस इज कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चनिंग है विटनेसेस की, क्वेश्चन और आंसर का जो प्रोसेस है उसी को हम एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और कन्फाइंड टू रिलेवेंट फैक्ट्स, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो चीफ एग्जामिनेशन है ये या क्रॉस एग्जामिनेशन है, दोनों ही रेलिवेंट फैक्ट, उस मुकदमे के जो भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब एक ये एक्स मर्डर, ये जो एक ये गवाह है, मान लो ये गवाह है, तो ये एक्स व्यक्ति के मर्डर के बारे में बताने आया है, तो वहाँ उसको पूरी राम कहानी अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि वाई के मर्डर केस की भी बात करे, सी के मर्डर की भी, डी के मर्डर की भी, और सारी बातें करे। ये कहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो एक्स व्यक्ति के मर्डर के बारे में बताने आया है तो एक्स व्यक्ति के मर्डर के बारे में ही वहां बात करेगा, ठीक है। तो ये रेलिवेंट फैक्ट तक उसकी बात सीमित रहेगी। देन अब क्वेश्चन है कि वेदर एग्जामिनेशन इन चीफ एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी कन्फाइंड टू द रेलिवेंट फैक्ट। ये क्वेश्चन है कि क्या जो मुख्य परीक्षण है और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है या जिरह है वो रेलिवेंट फैक्ट तक ही कन्फाइंड रहनी, वहां तक ही सीमित रहनी जरूरी है क्या? तो इस बारे में ये सेक्शन 138 का पैरा नंबर 2 इस बारे में स्पष्ट रूप से ये कहता है कि द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो चीफ एग्जामिनेशन है और क्रॉस एग्जामिनेशन है, इसमें साफ तौर पर ये बात लिखी हुई है कि द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, the examination and cross examination must relate to relevant facts। द एग्जामिनेशन में दोनों आ गए,
चीफ एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन दोनों ही आ गए, एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट तक रिलेटेड होने चाहिए वो, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन एक बड़ी बहुत ही सुंदर बात इसमें कही है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका उन फैक्ट्स तक ही लिमिटेड रहना आवश्यक नहीं है जो चीफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको इसको डिटेल में, आपको इसका प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी आपको कि किस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि दोनों रेलिवेंट फैक्ट तक सीमित रहेंगी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइज ऑन हिज एग्जामिनेशन चीफ। जो मुख्य परीक्षण है वहां उसमें कुछ उसको 10 सवाल पूछे गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफेंस लॉयर है वो उन 10 सवालों तक ही उसको सवाल पूछेगा, नहीं, वो इन 10 सवालों के बाहर भी उसको सवाल पूछ सकता है, लेकिन वो सारे सवाल रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, मतलब केस से वो रिलेटेड होने चाहिए तो वो पूछ सकता है। अब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैन एक्सटेंड टू ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स वेदर टच्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ और नॉट। Why it is so? What is the purpose of cross examination? अब हमने ये कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन को रेलिवेंट फैक्ट तक लिमिटेड रहना चाहिए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो चीफ एग्जामिनेशन में बताई गई बातों तक ही अपनी बात को रखे। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है कि चीफ एग्जामिनेशन में मान लो ये 10 पॉइंट पूछे गए हैं, तो यहाँ तक ही हम उसको सीमित क्यों नहीं रख सकते? हम इसके बाहर इन बातों के बारे में भी उसको सवाल पूछने की क्रॉस एग्जामिनेशन में इजाजत क्यों दे रहे हैं? इसका कारण क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का आखिर पर्पज क्या है। The purpose of cross examination is to expose the truth about the testimony of the witness. जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका जो उद्देश्य है वो सच का पता लगाना है कि इसमें जो गवाह है उसकी टेस्टिमनी जो है वो सही है कि नहीं है, ये गवाह ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, सच बोल रहा है कि नहीं है, सच का पता लगाना है कोर्ट को। इसलिए वो चीफ एग्जामिनेशन तक, मुख्य परीक्षण तक इस गवाह को नहीं छोड़ा जा सकता, उस लेवल तक ही इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और इसके लिए इट इज ए वे टू डिस्क्रेडिट द विटनेस, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ये जो जिरह है ये गवाह को डिस्क्रेडिट कर सकती है। वी कैन टेस्टिफाई, उसको टेस्टिफाई किया जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है वेदर ही विटनेस इज ऑनेस्ट, क्या वो ईमानदार है, व्हाट इज हिज मीन्स ऑफ नॉलेज, वो जो नॉलेज कोर्ट को बताने आया है, वो ज्ञान तो कोर्ट को देने आया है, उसका मीन्स क्या है, आधार क्या है, वो उसने कहाँ से प्राप्त किया। ये सारी बातें जो हैं वो गवाह से जाननी है हमको। इसलिए हम क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा सिर्फ चीफ एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं रख सकते। हमें उसकी मेमोरी भी टेस्ट करनी है, उसकी इंटेलिजेंस भी टेस्ट करनी है, उसकी इम्पार्शियलिटी भी टेस्ट करनी है। क्योंकि गवाह से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि तुम इस पार्टी में हितबद्ध हो। अक्सर जब पुलिस के गवाह कोर्ट के सामने आते हैं तो जो डिफेंस लॉयर है वो उनसे सवाल करते हैं, तुम तो थानेदार जी के अंडर में काम करते हो, तुम तो जिस थाने का ये मुकदमा है इसी थाने में काम करते हो। तो मतलब क्या है सवाल पूछने का? मतलब इम्पार्शियलिटी टेस्ट करना चाहते हैं उसकी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुलिस थाना है या जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पुलिस का व्यक्ति है, तो उसके कहने के अनुसार सारे पुलिस वाले गवाही देने आ गए कि उसका केस फेल नहीं होना चाहिए, सरकार का केस फेल नहीं होना चाहिए। तो कहीं क्या इम्पार्शियलिटी है कि नहीं है उन गवाहों में? फिर उसकी मेमोरी क्या है, उसको याद भी है कि नहीं है बातें, उस दिन घटना के दिन क्या हुआ था। तो ये सारी बातों का उद्देश्य जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और क्या ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में? टू इलिसिट फ्रॉम एन एडवर्स विटनेस समथिंग इन योर फेवर। डिफेंस लॉयर क्या उससे जानना चाहता है कि वो जो एडवर्स विटनेस है, उसके खिलाफ जो विटनेस है, उससे अपने पक्ष में क्या निकलवा सकता है, अपने पक्ष में वो क्या निकलवा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो गवाह सारी चीजों को रट के आया है या वो एकदम इम्पार्शियल होकर सारे तथ्य कोर्ट को बता देगा। और इसमें से जो डिफेंस लॉयर है
उसके काम की बात क्या है। क्योंकि देखिए, ऐसा कहते हैं लोग कि जो गवाह आते हैं या जो दूसरे लोग आते हैं वो हर जगह तो सच बोलते हैं, लेकिन कोर्ट में आकर झूठ बोलते हैं। तो और फिर जो ओरल टेस्टिमनी है, यानी जो मौखिक बयान है, उसमें कौन गवाह कितना ईमानदार है, ओरल रूप से वो क्या बात कह रहा है, उसको जांचना बहुत ही जरूरी है। हम उसको जो है राजा हरिश्चंद्र होने की उम्मीद उससे नहीं कर सकते, इसलिए हमको पूरा उसको परखना पड़ेगा कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और कई बार वो सच बोलता भी है, तब भी जो एडवर्स पार्टी है, जो डिफेंस लॉयर हैं, वो तो ये चाहते हैं कि मैं इससे अपने फेवर में क्या निकलवा सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपना मुलजिम बचाना है। उनको अपना मुलजिम बचाना है तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि मैं अपने फेवर में इस व्यक्ति से क्या निकलवा सकता हूँ। टू डिस्ट्रॉय, और उनका क्या उद्देश्य है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, टू डिस्ट्रॉय और वीकन द फोर्स ऑफ व्हाट द विटनेस हैज सेड अगेंस्ट यू। उसने सब कुछ आपके खिलाफ फटाफट आके बोल दिया। अब आप क्या करोगे? उसने मुख्य परीक्षण में तो सब कुछ कह दिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम जो उसने कहा है उसको डिस्ट्रॉय करना है और उसको वीकन करना है, उसको कमजोर करना है। जो कुछ उसने कह दिया उसको बर्बाद करना है, ताकि कोर्ट जो है उसकी बात पर बिलीव ना करे। तो इसलिए डिफेंस लॉयर का काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आजकल जिस हिसाब से गवाह आकर कोर्ट में झूठ बोलते हैं, वो अपने व्यक्ति का फेवर लेते हैं, तो सच निकलवाना कोर्ट का काम, देखिए कोर्ट का काम दोनों पक्षों को देखना होता है। कोर्ट का काम मुलजिमों को सजा देना भी है, लेकिन कोर्ट का काम निर्दोष को बचाना भी है। इसलिए कोर्ट की ड्यूटी यह है कि वो ट्रुथ को फाइंड आउट करे। तो ऐसी स्थिति में डिफेंस लॉयर जो है वो इस काम में, ट्रुथ को फाइंड आउट करने में डिफेंस लॉयर की भूमिका बड़ी अहम है। वो इस बात में कोर्ट की मदद करते हैं कि इस व्यक्ति की बातों में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ डिफेंस लॉयर का काम जो है उसकी बातों को, यहाँ वो देखिए दो चीजें हैं। ट्रुथ को वीकन नहीं कर रहा है, वो उसकी बातों को वीकन कर रहा है। वो ट्रुथ को कमजोर नहीं कर रहा है। डिफेंस लॉयर किसको कमजोर कर रहा है? उसकी कही बातों को कमजोर कर रहा है, गवाह की कही हुई बातों को। क्योंकि हम नहीं जानते कि गवाह कितना सच्चा है और वो कितना सच कोर्ट में आकर बोल रहा है। तो और उसका डिफेंस लॉयर का काम क्या है? ही इज अनवर्दी ऑफ बिलीफ इन होल और इन पार्ट। कई बार ये भी हो सकता है गवाह एकदम झूठ नहीं बोल रहा हो, लेकिन इन पार्ट वो झूठ बोल सकता है, कुछ कुछ हिस्सों में वो झूठ बोल सकता है। वो 90% बात तो उसने सच बोली, लेकिन फिर भी 10% मिक्स कर दी। तो इस 10% को तो ढूंढना डिफेंस लॉयर की जिम्मेदारी है। कोर्ट को मदद करेंगे वो कि ये 10% जो गवाह झूठ मिलाकर लाया है इसको ढूंढे। तो ही इज अनवर्दी ऑफ बिलीफ इन होल और इन पार्ट। तो डिफेंस लॉयर का काम ये है कि उसमें से उस हिस्से को अलग करना कि कितना पार्ट इसका एविडेंस का अनबिलीवेबल है, उसके स्टेटमेंट का कितना पार्ट जो है अविश्वास योग्य है, इसको ढूंढना डिफेंस लॉयर की जिम्मेदारी है। और वो किन चीजों से ये पूछ सकता है? उसका प्रेजेंट एटीट्यूड क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ये पास्ट एक्सपीरियंस पर उससे सवाल पूछ सकता है, उससे प्रेजेंट एटीट्यूड पर सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों के माध्यम से वो इस गवाह की क्रेडिबिलिटी को कोर्ट के सामने टेस्ट करता है। यही क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य है। इससे कोर्ट को सच्चाई की तह तक जाने में मदद मिलती है। What is your work as a defense lawyer? पहले भी हम बात कर चुके हैं, पिछले इस स्लाइड में भी हमने बात की कि क्या डिफेंस लॉयर की ड्यूटी है। शेकन हिज क्रेडिट, गवाह की क्रेडिबिलिटी को शेकन करना, उसको हिला देना ही उसका काम है। शो हिज अनवर्दी, उसकी अनवर्दीनेस को दिखाना कोर्ट के सामने कि ये बिल्कुल गवाह झूठ बोल रहा है, ये डिफेंस लॉयर का काम है। डिस्कवर द फ्लॉज इन द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, उसकी जो विटनेस की टेस्टिमनी है, जो विटनेस के बयान है, उसमें फ्लॉज ढूंढना डिफेंस लॉयर का काम है। लेकिन साथ में मैं एक चीज और ये कहूंगी कि ट्रुथ तलाश करना भी डिफेंस लॉयर का काम है। ट्रुथ तलाश करना डिफेंस लॉयर का काम है। इस काम में वो कोर्ट की मदद करता है। वो उस मुलजिम को नहीं बचाता जिसने मर्डर किया है,
और बचाना भी नहीं चाहिए। ये डिफेंस लॉयर का काम नहीं है। दोषी व्यक्ति को बचाना किसी एडवोकेट का, किसी डिफेंस लॉयर का काम नहीं हो सकता। फिर डिफेंस लॉयर का काम क्या है? डिफेंस लॉयर का काम है निर्दोष व्यक्ति को बचाना। जो इनोसेंट है, जो झूठा फंसा दिया गया है, उसको बचाना डिफेंस लॉयर की ड्यूटी है। और इस काम में, और ये कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो निर्दोष, क्योंकि हमारे कानून की आधारभूत शिला ही यही है कि हम किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानेंगे जब तक कि उसको गिल्टी साबित ना कर दिया जाए, तब तक कि उसको दोष सिद्ध ना कर दिया जाए, तो तब तक हम निर्दोष मानेंगे उसको। तो इस काम में कोर्ट अकेला थोड़ी ना ट्रुथ ढूंढ सकता है। कोर्ट अकेला ट्रुथ नहीं ढूंढ सकता। दोनों पक्षों को कोर्ट के सामने आना पड़ेगा और तब इस काम में ट्रुथ ढूंढने में ये सब कोर्ट की मदद करते हैं। अब मैं एक बयान आपके सामने थोड़ा सा, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब एक लड़की कोर्ट में आकर ये बयान देती है कि मेरी जन्म तिथि 3/10/2005 है, हम 2 बहनें और 2 भाई हैं, मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। 2019 को शाम को 5 बजे की बात है, मैं मेरे भाई को बुलाने गई थी, वहाँ मुझे मुलजिम मिला। उससे मैंने अपने भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उस पेड़ के पीछे है। मैं पेड़ के पीछे की तरफ गई तो मुझे 3 लोगों ने पकड़ लिया। वह तीनों ये मुलजिम थे। इन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां निकाली, मेरा वीडियो बनाया और मेरे साथ मारपीट की। ये जो लड़की ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके अकॉर्डिंग इसने ये स्टेटमेंट दिया है। ये विक्टिम लड़की है, ठीक है, विक्टिम है ये, और ये इसका एग्जामिनेशन इन चीफ है, ये इसका मुख्य परीक्षण है, ठीक है। और किसने कराया है? ये पीपी ने कराया है। उसका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है ये पीपी ने कराया है, ठीक है। मुख्य परीक्षण, ये मुख्य परीक्षण है। अब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन ये जिरह करते हैं डिफेंस लॉयर। मुलजिम के जो एडवोकेट हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन उससे करते हैं। क्या क्या सवाल पूछते हैं? जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा कि ये बात सही है ना कि पुलिस ने तुम्हारे बयान घर आकर लिए थे? तो लड़की कहती है ये बात सही है कि पुलिस ने मेरे बयान लिए थे जो घर आकर लिए थे। डिफेंस लॉयर का सवाल था कि पुलिस ने तुम्हारे बयान लिए और घर आकर लिए थे? वो हाँ भरती है, ये बात सही है, पुलिस ने मेरे बयान लिए थे जो घर पर आकर लिए थे। मेरे पुलिस बयान पर 10 P5 है। इसको D जो है D5 करना चाहिए, ये D5, क्योंकि P5 भी हो सकता है लेकिन P5 तब होगा जब पीपी इसको होस्टाइल कर देगा। तब पीपी जब होस्टाइल करेगा तो वो खुद जिरह करेगा, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा तो P5 डालेगा। लेकिन अगर डिफेंस लॉयर उसके 161 के बयानों पर अगर डिफेंस लॉयर जिरह कर रहा है तो वो उसको D लिखेगा, तो D5। समझ गया? अगर गवाह होस्टाइल नहीं हुआ है तो डिफेंस लॉयर उस पर D5 डालेगा, ठीक है। तो यहाँ लड़की होस्टाइल नहीं हुई है तो ये D5 है। तो मेरे पुलिस बयान पर 10 D5 है। मेरे पुलिस बयान पर 10 D5 का A से B भाग गलत लिखा हुआ है। अब ये इससे पूछते हैं कि ये A से B भाग उसको पढ़कर सुनाते हैं कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो वो कहते हैं ये मेरे पुलिस बयान का A से B भाग गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों पूछा इन्होंने? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़की अपने चीफ में कोई बयान कह रही है वो इसके 161 के बयानों से अलग हैं। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कराने की डिफेंस लॉयर की मंशा है कि देखो 161 में तो तुमने ये कहा है लेकिन यहाँ तुमने ये कहा है। लेकिन यहाँ जो डिफेंस लॉयर हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो उससे ये नहीं पूछ रहे कि 161 के ये कथन तुमने ऐसे कहे और उसमें ये कहे। कोर्ट को आर्ग्यूमेंट में बताएंगे। यहाँ सिर्फ इन्होंने ये पूछ लिया कि A से B भाग गलत लिखा हुआ है। अब चीफ में वो कुछ और कह रही है तो अब कोर्ट को आर्ग्यूमेंट में बताएंगे कि देखो यहाँ तो उसने गलत बता दिया और वहाँ इस बात की उसने उसको कंफर्म किया। अब घटनास्थल जो साइट मीमो है, साइट प्लान, उसके बारे में भी वो पूछते हैं कि मैंने घटनास्थल तालाब के किनारे बताया था, पेड़ के पीछे नहीं बताया। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन ले आए ना वो। वहाँ चीफ में क्या कह रही है कि पेड़ के पीछे और यहाँ पर वो तालाब के किनारे।
तो ये कह रही है मैंने घटनास्थल तालाब के किनारे बताया था, पेड़ के पीछे नहीं बताया था। तो ये इस तरह, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहे हैं, ये अब कोर्ट इनका नोट लेगा जब बात उसकी आएगी, जब कोर्ट इसका एनालिसिस करेगा, इसकी ट्रस्टवर्दीनेस को देखेगा, तो एक एक पॉइंट को देखेगा कि कितने पॉइंट्स पर इसने अपनी बात को बदला है। घटना के समय मैं चिल्लाई थी लेकिन वहां पर कोई नहीं आया था। अब वो डिफेंस लॉयर पूछ रहे हैं कि क्या तुम चिल्लाई थी जब लड़कों ने तुम्हें पकड़ लिया, तो क्या तुम चिल्लाई थी? वो कह रही है हाँ चिल्लाई थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है, तो डिफेंस लॉयर ये पूछना चाहते हैं कि तुम अगर चिल्लाई होती तो वहां पर जरूर कोई आता। लेकिन लड़की कह रही है चिल्लाई तो थी लेकिन फिर भी कोई नहीं आया था। अब डिफेंस लॉयर एक डिफेंस इसमें पेश करना चाहते हैं, और वो उनका डिफेंस ये है कि लड़की जो है वो इनसे एक्वेंटेड थी, परिचित थी, और इस लड़की ने खुद ही उन लड़कों को बुलाया था। अब बहुत इनडायरेक्टली उन्होंने ये सवाल पूछा है। ये कहना गलत है कि मैं मेरे मोबाइल से इन लड़कों से लगातार बात करती रहती हूँ। यानी डिफेंस लॉयर का सवाल ये है कि देखो तुम अपने मोबाइल से लड़कों से लगातार बात करती रहती हो। तो लड़की ने ये जो सजेशन दिया गया है डिफेंस लॉयर की तरफ से, इसको गलत बता दिया कि नहीं, ये कहना गलत है कि मैं मेरे मोबाइल से इन लड़कों से लगातार बात करती रहती हूँ। अब ये देखिए, जैसे कोर्ट में लिखा जाता है ना, मैंने यहाँ वैसे ही लिखा है, इसमें सवाल नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा है कि इसका सवाल क्या था। ये कहना गलत है कि मेरी कॉल डिटेल प्रदर्श D1 हो। अब यहाँ डिफेंस लॉयर ने जो कॉल डिटेल है लड़की की वो उसको दिखाई है, और उसको दिखाकर सवाल पूछा है, और उसको पूछ रहे हैं कि देखो तुम झूठ बोल रही हो कि तुम मोबाइल से बात नहीं करती, ये तुम्हारी कॉल डिटेल मेरे पास है और इसको मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ। इन्होंने D1 के रूप में इसको एग्जिबिट किया, और फिर पूछा कि ये तुम्हारी कॉल डिटेल है, ये देखो डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तब भी लड़की क्या कहती है कि नहीं, ये कहना गलत है कि ये मेरी कॉल डिटेल हो। तो इस तरह आप ये देखिए कि हमारा चीफ कहाँ था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन चीफ में क्या बातें आई। तो एज इट इज ये जो बातें हैं, जैसे कॉल डिटेल की बात चीफ में नहीं है, और 161 के बयानों की बात चीफ में नहीं है, लेकिन फिर भी चीफ में ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बातें पूछी गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है चीफ एग्जामिनेशन के बाहर जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके सवाल जो है वो रेलिवेंट है, इनके केस के साथ साथ ही घूम रहे हैं, अपने डिफेंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरह ये लड़की जवाब दे रही है। अब ये जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये पुनः परीक्षण जी तो यहाँ नहीं है, क्योंकि एक और स्लाइड है इसमें। तो ये आगे देखिए, यहाँ नंबर 1 मेरा फोटो खींच रहा था, दूसरे मूल सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा था, और फिर इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मेरे शरीर पर जगह जगह हाथ लगाया था, मैं बहुत रोई थी। ये भी वो लड़की जो है यहाँ अपने एग्जामिनेशन में बता रही है। अब देखिए, ये बातें जो है उसने यहाँ नहीं बताई थी। यहाँ वो क्या कहती है, यहाँ वो लड़की केवल इतना कहती है कि इन्होंने मुझे गालियां दी, मेरा वीडियो बनाया और मेरे साथ मारपीट की, सिर्फ इतना कहती है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में कहाँ तक बढ़ गई है, ये नंबर 1 मुलजिम है मेरा फोटो खींच रहा था, दूसरा जो मुलजिम है उसने मेरा हाथ पकड़ा था, और फिर इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मेरे शरीर पर जगह जगह हाथ लगाया था, मैं बहुत रोई थी। ये बात उसने अपने चीफ एग्जामिनेशन में नहीं बताई। तो बाद में जब आर्गुमेंट होगा तो लड़की के बयानों में इम्प्रूवमेंट की बात कही जाएगी कि ये बातें उसने पहले क्यों नहीं बताई, अगर सच होती तो पहले बताई जाती। तो इसलिए ये बातें जो है इम्प्रूवमेंट की श्रेणी में आती है कि लड़की ने अपने बयानों में इम्प्रूवमेंट कर लिया है। ठीक है, आगे वो पूछती है कि मेरे पुलिस में बयान हो गए थे जो 2019 में हुए थे, मेरे साथ इन सभी लड़कों में से कोई नहीं पढ़ता है। वो पूछ रहे हैं कि आपके साथ ये लड़के पढ़ते हैं क्या? वो कहती है नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं पढ़ता, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी। आगे पूछते हैं, घटना की रिपोर्ट मेरे पिताजी ने दर्ज कराई थी। लड़की से पूछा कि घटना की रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? उसने कहा कि घटना की रिपोर्ट मेरे पिताजी ने दर्ज करवाई थी, घटना की रिपोर्ट मैंने तैयार कराई। वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी को कैसे पता चला कि भाई घटना तुम्हारे साथ हुई है? तो वो कहती है कि घटना की रिपोर्ट मैंने तैयार कराई थी, यानी मैंने उनको बताया था और पिताजी ने फिर जाकर लॉन्च करवा दी थी, रिपोर्ट मैंने तैयार कराई थी। ये सही है कि मैं इन सभी लड़कों को पहले से नहीं जानती। वो डिफेंस लॉयर कहते हैं कि तुम तो इन लड़कों को पहले से नहीं जानती जैसा तुम बता रही हो। वो कहता है हाँ, मैं तो नहीं जानती। लेकिन डिफेंस लॉयर का ये कहना है कि वो जानती है, इसलिए वो कॉल रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं।
पुलिस ने जब मौका देखा तब मैं घटनास्थल पर मौजूद थी। अब ये साइट प्लान के बारे में उससे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है कि जब पुलिस ने मौका देखा तो क्या तुम वहां पर मौजूद थी? उसने कहा कि हाँ मैं मौजूद थी। मैंने मेरे वीडियो बनाने की जगह भी पुलिस को बताई थी। तो वो पूछते हैं कि तुमने अपने वीडियो बनाने की जगह भी पुलिस को बता दी थी? कि हाँ मैंने वीडियो बनाने की जगह पुलिस को बता दी थी। अब यहाँ ये हो सकता है कि जो सवाल पूछ रहे हैं कि साइट प्लान में इन बातों का उल्लेख ना हो, ठीक है, साइट प्लान में इन बातों का उल्लेख ना हो, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि इसमें तो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई वीडियो बनाने वाला लड़का कहाँ खड़ा था और उसने कहाँ खड़े होकर वीडियो बनाया था, तो तुमने ऐसी जगह बताई थी कि नहीं बताई थी? उसने कहा बताई थी। और जहाँ मेरे साथ मारपीट हुई थी वह स्थान भी पुलिस को दिखाया था। वह पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो मारपीट हुई वह जगह पुलिस को बता दी थी? उसने कहा हाँ बता दी थी। अब वो उम्र के बारे में जो है वो जिक्र कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी एज के बारे में वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ एज बड़ी क्रूशियल होती है, अगर एज, जिन मामलों में एज बड़ी क्रूशियल है तो एज के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन करना इम्पोर्टेंट है, तो एज के बारे में कर रहे हैं। मेरी उम्र के संबंध में नगर पालिका का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि जो तुम अपने आप को, मान लीजिए ये लड़की अपने आप को 10 साल की बताए, ठीक है, कि इसकी मेरी उम्र तो 10 साल है, ठीक है, तो वो कहते हैं अब कोर्ट की फाइल में मान लो नगर पालिका का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है। अब डिफेंस लॉयर ये चाहते हैं कि वो नगर पालिका का जो प्रमाण पत्र है म्यूनिसिपैलिटी का वो कोर्ट की फाइल में आए, तो वो उससे इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है? तो वो कहते हैं नहीं बना हुआ, मैं सरकारी स्कूल एक्स में पढ़ी हुई हूँ। अब पूछते हैं कि तुम कहाँ पढ़ी हुई हो? वो कहती है मैं सरकारी स्कूल एक्स में पढ़ी हुई हूँ। तो कहते हैं प्रवेश आवेदन पत्र प्रदर्श P6 उसी स्कूल का है जिसमें तुम पढ़ी हो? तो कहता है हाँ उसी स्कूल का है। अब ये जो उसका स्कूल का फॉर्म है वो प्रदर्श P6 के रूप में यहाँ एग्जिबिट हुआ है। डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट डलते हैं, आपको पता है क्रिमिनल केसेज में, तो ये एग्जिबिट हुआ है। अब पूछते हैं ये बात सही है कि पुलिस ने उम्र के संबंध में कोई मेडिकल नहीं करवाया? तो वो कहती है ये बात सही है कि पुलिस ने उम्र के संबंध में मेरा मेडिकल नहीं करवाया, कि पुलिस ने केवल इसी, ये जो डॉक्यूमेंट है पुलिस इसी पर भरोसा कर रही है और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर पुलिस उसकी एज जो है 10 ईयर मान रही है। अब डिफेंस लॉयर का कहना है कि पुलिस ने तुम्हारा मेडिकल नहीं करवाया, और डिफेंस लॉयर उसकी एज को ये 10 साल मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये 10 साल नहीं मान रहे उसकी एज को, और वो कहते हैं कि पुलिस ने तुम्हारा मेडिकल नहीं करवाया, पुलिस को मेडिकल करवाना चाहिए था, ठीक है। तो वो कहती है, और उससे आगे सवाल पूछते हैं मैं कक्षा 1 से 10वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, अलग अलग स्कूलों में नहीं पढ़ी। अब यहाँ डिफेंस लॉयर ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की 2-3 स्कूलों में पढ़ी हो और बार बार अपनी जन्म तिथि को चेंज करवा लिया हो, ये इस तरह वो जो है वो एक स्कूल में आई हो फिर यहाँ से गई तो इस स्कूल उसने बदल लिया हो, या यहाँ से गई इस स्कूल में गई तो इसमें जो जन्म तिथि लिखी थी वो बदल ली हो। तो ये यहाँ लड़की ये कहती है कि नहीं, मैं तो पहले ही जिस स्कूल में मैंने ये जैसे स्कूल है सबसे पहले इसमें एडमिशन लिया तो मैं तो लगातार इसी में 10वीं कक्षा तक इसी में पढ़ी। अब यहाँ एक और बात आ रही है कि लड़की 10वीं में पढ़ती है और एज उसकी 10 साल आ रही है, तो भैया क्या तुम पहले दिन पैदा होते ही वहां से चली गई थी, एक दिन की थी तभी स्कूल में चली गई थी? लेकिन ये पॉइंट, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, पता नहीं चलते कि हमने फ्लो में कैसे सवाल पूछ लिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है कि मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ और एज कितनी बता रही है? 10 साल। तो कोर्ट के सामने वो इस बात को बड़ा इंटेलिजेंटली डिफेंस लॉयर लेके आ गए कि 10 साल की लड़की 10वीं में तो नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं एज में घपला जरूर हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ रही है मेरी बात कि किस तरह उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको अपने क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से डिफेंस लॉयर उसको ब्रीच कर रहे हैं कि ये लड़की, क्या किसी बिंदु पर इस लड़की पर विश्वास किया जा सकता है। अब इसमें एक केस है अनिल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2294, प्रेयर फॉर री एग्जामिनेशन। अब जो री एग्जामिनेशन का जो बिंदु है तो इसमें कोर्ट के सामने वो प्रेयर आती है कि भाई हमको री एग्जामिनेशन भी करने दिया जाए। तो इस मामले में क्या हुआ कि कोर्ट के सामने एक प्रेयर की गई री एग्जामिनेशन की, ए प्रेयर फॉर एन ऑर्डर ऑफ री एग्जामिनेशन हैज, तो कोर्ट ने क्या कहा, क्या हेल्ड किया, फॉर एन ऑर्डर ऑफ री एग्जामिनेशन हैज टू बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिवली, कि ऑब्जेक्टिवली इस बिंदु को डिसाइड किया जाए बिना किसी
लाग लपेट के किसी भी तरह से बिना प्रेजुडिस हुए कोर्ट ऑब्जेक्टिवली इस बिंदु को डिसाइड करे री एग्जामिनेशन के प्रेयर को कि उसको री एग्जामिनेशन करने दिया जाए कि नहीं किया जाए। The prayer on behalf of the accused for re-examination of witness has rejected twice by the trial court। इस मामले में 2 बार उसकी रिजेक्ट कर दी री एग्जामिनेशन की प्रार्थना को, और फिर हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी। आल्सो डेल विद डेलिबरेटली बाय द हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। इट ऑब्टेन फाइनलिटी, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने को री एग्जामिनेशन इसमें नहीं करने दिया। एक और केस आया राम सेवक वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का 2004-11 SSC 259। इसमें ये कहा कि डाउट्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ एविडेंस, कुछ पार्ट्स पर उनकी कैसे इंटरप्रिटेशन हो इस बारे में डाउट था। गिवन बाय ए प्रोसिक्यूशन विटनेस ड्यूरिंग हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू सबमिट एनी क्लैरिफिकेशन एंड री एग्जामिनेशन, बेनिफिट और डाउट टू गो टू डिफेंस। कि अगर जैसे कोई ये आती है बात, मुख्य परीक्षण में कोई बात आ जाती है और जो क्रॉस एग्जामिनेशन में है उसमें जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ए बात कही उसने और यहाँ बी बात कह दी, तो अगर माने सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर री एग्जामिनेशन में अगर प्रोसिक्यूशन उसका क्लैरिफिकेशन नहीं करवाता है, कोई क्लैरिफिकेशन सबमिट नहीं करता है कोर्ट के सामने, तो इसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अक्यूज्ड के पक्ष में जाएगा कि कोर्ट उसको संदेह का लाभ देकर बरी कर सकता है। तो अगर कोई भिन्न बात आ रही है यहाँ पर, यहाँ उसने कुछ और बात कह दी, यहाँ कुछ और बात कह दी और री एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन उसका क्लैरिफिकेशन नहीं करवा पाता है, तो हो सकता है कि वो, और फिर यहाँ से ट्रायल कोर्ट से उसको पनिशमेंट मिल जाए, तो हो सकता है कि ऊपर जाते जाते वो बरी हो सकता है, एक्विटल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए री एग्जामिनेशन का पॉइंट जो है वो प्रोसिक्यूशन को क्रिमिनल मैटर्स में ध्यान में रखना चाहिए। अब एक और केस आया जुआर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब ये मैंने ये चित्र क्यों लगा दिए यहाँ पर, ये इसलिए लगा दिए ताकि इनके साथ आपको, ये पिक्चर के साथ आपको ये याद हो जाए। ठीक है ना, कि जैसे ये जुआर सिंह वाला केस इस पिक्चर के साथ जोड़ लो तो हो सकता है ये आपको, लंबी गर्दन है ना इसकी, जुआर भी लंबी होती है, तो आपको याद हो जाएगी जुआर सिंह वाले केस में वो लंबी गर्दन वाला जानवर था। क्या कह रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट इस केस में, क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स स्टेटेड बाय द विटनेस इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम, जो मुख्य परीक्षण में जो बातें कही गई हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में जिन्हें में, उनके बारे में ही पूछना जरूरी नहीं है, वो आगे तक एक्सटेंड हो सकता है कि हमको डब्बे में बंद नहीं रहना है। ये जैसे ये चीफ एग्जामिनेशन का डब्बा है, तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन का डब्बा है वो बड़ा हो सकता है। ये बातें ही पूछनी जरूरी नहीं है, उनके बाहर भी चीफ एग्जाम ये क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपोजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, इट कैन एक्सटेंड टू द होल रेंज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। जैसे 161 के स्टेटमेंट है, वहां तक जा सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई आई विटनेस है और उसका 164 का स्टेटमेंट लिया गया है तो उसके बारे में पूछ सकता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है। तो जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उन सब के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, भले ही प्रोसिक्यूशन ने उन सब के बारे में नहीं बताया हो। तो जितने भी रेलिवेंट फैक्ट हैं वहां तक क्रॉस एग्जामिनेशन जा सकता है। एंड आल्सो फैक्ट्स एक्सपोजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, और विटनेस की क्रेडिबिलिटी के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में, उसकी अनवर्दीनेस के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये किस करैक्टर की गवाह है, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्या है, माजरा क्या है। तो वहां उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है डिफेंस का काम है। अब एक और केस आया गुलाम रसूल वर्सेज वली अली खान, AIR 1978 JK। ये उसके बारे में था, सिविल के बारे में, किराएदार का केस था। The Supreme Court did not allow the witnesses of the landlord to be cross-examined by the tenant after his only defense has been struck off। क्या होता है कि डिफेंस, इसमें कई सारी परिस्थितियां होती हैं। अब जैसे जो
ये जो मकान खाली कराने वाले जो मुकदमे हैं उसमें लैंडलॉर्ड होता है और टेनेंट होता है। अब अगर टेनेंट किराया नहीं देता है, ठीक है, दूसरी बार, एक बार तो उसने किराया नहीं देने के आधार पर कोर्ट में मुकदमा कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसका इंटरिम किराया तय कर दिया, जैसे कि पुराने वाले मुकदमे थे, तो इंटरिम किराया उसका तय कर दिया और अब वो किराया वापस नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ने उसका डिफेंस, क्योंकि पुराना मुकदमा है ना 1978 का, तो पुराना मुकदमा था, तो इंटरिम किराया तय करने के बाद भी उसका किराया नहीं दिया, तो कोर्ट ने उसकी डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दी, मतलब डिफेंस बंद कर दी कि अभी अपनी डिफेंस कुछ कोर्ट के सामने अपना बचाव कुछ भी नहीं रख सकता कोर्ट के सामने। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे मामले में जब एक बार डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दी है, उसकी बंद कर दी है, तो फिर वो टेनेंट जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन उससे जिरह नहीं कर सकता। जनरली क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन है कि जवाब दावा बंद होने के बाद डिफेंस पेश कर सकते हैं क्या। कई बार क्या होता है कि जो सिविल मामले होते हैं उसमें जो विपक्षी पार्टी है वो जवाब दावा पेश नहीं करती, ठीक है। अब सवाल ये है कि जवाब दावा पेश हो गया, बंद हो गया, तो फिर उसका डिफेंस पेश हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो नॉर्मली क्या होता है, कैन क्रॉस एग्जामिनेशन टू द प्लेंटिव विटनेस, ऐसे मामलों में जिनमें जवाब दावा बंद हो गया उनमें क्रॉस एग्जामिनेशन तो कर सकता है, प्लेंटिव के जो वादी के गवाह आते हैं उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, परंतु वो डिफेंस पेश नहीं कर सकता। लेकिन इस वाले मामले में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस करने की भी इजाजत नहीं दी, जहां उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गया था वहां उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की भी इजाजत नहीं दी थी उसको। तो आप इसका ये जो सेक्शन 137 और 138 है इसका स्कोप जान पा रहे हैं आप, कितना स्कोप है। पूरा जो कोर्ट का मैनेजमेंट है इन्हीं बयानों के आधार पर ही डिपेंड है, इन्हीं पर डिपेंड है, रोजाना की समस्या इन्हीं पर आती है। जवाब दावा बंद हो गया, अब गवाह पेश कर सकते हैं कि नहीं, कोर्ट को रोज सोचना है, ठीक है ना पॉइंट। आपके दिमाग में और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। एक ही मॉड्यूला इंडिया वर्सेस कामाक्षा सिंह देव का केस आया 1984 का। अब इसमें एक टेनेंट जो है वो इस लैंड लेडी से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता था, ट्रायल कोर्ट ने तो बंद कर दी होगी इसलिए मामला ऊपर गया। अब कोर्ट ने कहा अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन ए विटनेस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पार्टी, कि क्रॉस एग्जामिनेशन की उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में उनको ये कहा टेनेंट की यदि उसकी कार से ट्रेवल करने की, क्योंकि बेचारी बुजुर्ग महिला है, वो लैंड लेडी है, एक बार कोर्ट में आके चली गई, उसने चीफ एग्जामिनेशन करवा दिया अपना, क्रॉस एग्जामिनेशन अब किया नहीं, तो या तो तुम उसको कार से लाओ या किसी हायर क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी, ये जो हायर हैं इनमें अगर उसकी सुविधा करो, यानी एक तरह से टेनेंट पर कॉस्ट लगा दी कोर्ट ने कि तुम अगर ये व्यवस्था करो तो 10-20 हजार रुपये तो खर्च हो ही जाएगा ना उसको वापस बुलाने में, तो अगर इससे तुम उसको बुलाओ तब तो क्रॉस एग्जामिनेशन को कि तुम्हारे परमिशन दी जाती है, नहीं तो नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि माने कोर्ट ने बैलेंस स्थापित करने का मामला वो किया कि दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट है, लेकिन एक बार अगर बंद हो गया है तो फिर कोर्ट ये देखेगा कि तुम इस तरह की उसको सुविधाएं दो तो वो आ सकती है, नहीं तो फिर नहीं आएगी। तो यहाँ जब कोर्ट, जैसे कई बार कोर्ट के सामने ये प्रैक्टिकल जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई एक गवाह ये आ गया, अब दोपहर तक जो है ये गवाह कोर्ट में बैठा है, इसका चीफ हो गया, अब डिफेंस लॉयर जो है या डिफेंडेंट के जो वकील है वो चीफ हो गया, जिरह करने नहीं आ रहे हैं। अब जिरह के लिए गवाह 4 बजे तक बैठा है, भाई 4 बजे तक गवाह बैठा है। कोर्ट मैनेजमेंट तो 137 और 138 को इतना इजी मत लेना, बड़ा कोर्ट मैनेजमेंट है कि हमने बड़ा इजी में बता दिया, चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा, लेकिन मैनेजमेंट की तो प्रॉब्लम इसमें बताई नहीं कि अगर गवाह आ गया सुबह 11 बजे तक उसका चीफ हो गया, अब वो बैठा वेट कर रहा है, कोर्ट भी वेट कर रहा है कि भाई इससे क्रॉस कर लो, इससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, 4 बजे तक डिफेंस के या विरोधी पार्टी के वकील नहीं आ रहे हैं, तो इन स्थितियों से कैसे निपटा जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो बोल्डनेस होनी चाहिए, आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट होने चाहिए, आप में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि किस तरह से डिफेंस लॉयर से आप निपटेंगे। अलग अलग तरह के डिफेंस लॉयर होते हैं, अलग अलग तरह का उनका मिजाज होता है, तो ये एज एन मजिस्ट्रेट या सिविल जज आप में ये गट्स होने चाहिए, तभी आप इन सारी परिस्थितियों को डील कर पाओगे। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ विटनेस रिफ्यूज टू अपीयर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात थी, डिफेंस के लॉयर नहीं कर रहे थे, अपोजिट पार्टी के जो वकील हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ एक और समस्या पैदा हो गई, क्या कि उससे चीफ एग्जामिनेशन हो गया, ये मान लो ये मोटी लेडी आ गई, चीफ एग्जामिनेशन हो गया, अब वो कहती है मैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाऊंगी अपना, मैं तो किसी सवाल के जवाब नहीं दूंगी। अब क्या करोगे? तो फिर क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, क्या उसके बयानों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा? तो देखिए इसमें ये है कि आफ्टर हैविंग बीन एग्जामिन्ड एंड चीफ विटनेसेस रिफ्यूज टू अपीयर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन हिज विटनेस लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी। पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी, कुछ नहीं बचेगा। यानी कोर्ट ऐसे बयानों को नहीं पढ़ेगी। अगर चीफ हो गया और क्रॉस नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट जो है ऐसे बयानों को नहीं पढ़ेगी, इस तरह की चीफ को कोर्ट नहीं पढ़ेगी। तो ये प्रीतोष घोष वर्सेस असीम कुमार गुप्ता के केस में होल्ड हुआ कि अगर ऐसी बात है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ये गवाह नहीं आना चाहता तो क्रेडिबिलिटी को खो देगा। क्रॉस एग्जामिनेशन इज द राइट ऑफ एडवर्स पार्टी। ए पार्टी कैनॉट हिमसेल्फ कॉल हिज ऑन विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन राइट है एडवर्स पार्टी का, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्या वह पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है जिसने उसको बुलाया है। अब ये सुदाम साहू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज कटक का एक मामला आया, तो इसमें इन्होंने कहा कि ये पार्टी कैनॉट हिमसेल्फ कॉल हिज ऑन विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अपने ही गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। अब ये इतनी साधारण बात नहीं है। क्या केस था ये मैं इसको बताती हूँ। क्या हुआ क्या कि एक ये प्लेंटिफ है, ठीक है, वादी है, और कई सारे डिफेंडेंट है, D1 D2, प्रतिवादी कई सारे हैं, D3 D4, ऐसे कई सारे। अब क्या हुआ कि ये डिफेंडेंट जो है इसका गवाह आया और ये डिफेंडेंट 3 जो है, ये 3 नंबर जो है इससे जिरह करना चाहता है। प्रॉब्लम ये थी, तो प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगाई कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी समस्या है ना कि क्या डिफेंडेंट के गवाह से प्रतिवादी के गवाह से प्रतिवादी जिरह कर सकता है। तो इसने एप्लीकेशन लगाई। इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ डिबारिंग डिफेंडेंट नंबर 3 टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1 का गवाह था, 3 क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है। तो इन्होंने कहा कि इसको रोका जाए कि ये जो है ये 3 नंबर जो है इसको डिबार किया जाए। डिबारिंग डिफेंडेंट नंबर 3 नंबर को डिबार किया जाए। किस बात के लिए? टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1। ये जो प्रतिवादी नंबर 1 है इसके गवाह से ये जिरह ना करे। एंड कॉन्सिक्वेंटली टू डिलीट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर 3। और जितनी जिरह इसने जितनी क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली है उसको डिलीट किया जाए। अब साहू वाले केस में ये इसकी प्लेंटिफ की वादी की एप्लीकेशन आई, तो कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा रीडिंग ऑफ द सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स इट क्लियर दैट द फर्स्ट स्टेप इन द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। यानी इन्होंने ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा कि 137 की व्याख्या इन्होंने की कि इसमें वही पार्टी चीफ एग्जामिनेशन कर सकती है जो उसको बुलाती है, और दूसरी पार्टी जो एडवर्स पार्टी है वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। और 138 में इसका ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और फिर तीसरा री एग्जामिनेशन होगा। और फिर उन्होंने ये कहा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़िए आप, ठीक है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन। एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई स्कोप नहीं होता, ये कहा कोर्ट ने। और री एग्जामिनेशन बाय ए पार्टी हु इज नॉट एडवर्स इन टू पर्सन। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के हित आपके अगेंस्ट नहीं है वो पार्टी एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती, ना वो री एग्जामिनेशन कर सकती है। यानी इस मामले में ये सवाल हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कई सारे पक्षकार हों, तो जैसे एक प्लेंटिफ है, ये एक वादी है, और डिफेंडेंट कई सारे हैं, D1 D2 D3, तो क्या ये आपस में इनके गवाह से ये D1 का गवाह आया तो क्या D3 क्रॉस कर सकता है? तो ये जो साहू वाला केस था, ये हम देख रहे हैं, ये साहू वाला केस, ये सुदाम साहू वाला, इसमें इन्होंने कहा कि
ये इसमें ये D3 जो है वो D1 से क्रॉस एग्जामिनेशन जिरह नहीं कर सकता। कारण क्या है कि इसके जो इंटरेस्ट हैं D3 के और D1 के एक जैसे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में इनके इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये जिरह नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट होती है, यहाँ भी अगेंस्ट होती है, प्लेंटिफ वादी तो है ही इनके अगेंस्ट, लेकिन इसका भी अगेंस्ट होता है, या कई बार ये परफॉर्मा पार्टी प्लेंटिफ बनाता है, प्लेंटिफ के पक्ष की ये पार्टी होती है, तो वहां ये पार्टी जिरह कर सकती है। ठीक है, तो इस बारे में ये नियम है कि अगर दोनों एक दूसरे के एक जैसे इनके इंटरेस्ट हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती। लेकिन अगर इंटरेस्ट अलग अलग हैं, कई बार इस पार्टी के इंटरेस्ट जो है इस D1 के भी खिलाफ होते हैं, इसके भी खिलाफ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो जिरह का मौका देना पड़ेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो आज जो जितने सवालों पर हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ में आए होंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।